हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को रियल नंबर जो आपके सिलेबस के हिसाब से था अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वो मैंने पूरे कवर करा दिए हैं और मैंने आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन भी बता दिए हैं। आज का जो क्लास है वो लास्ट क्लास है हमारा रियल नंबर का। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने के बाद ही हमारा रियल नंबर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको फर्दर अगर आपको डाउट होते हैं तो उस डाउट को या तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे ही दिया है, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर एक जो भी आपके डाउट्स हैं किसी भी बुक से, बशर्ते आपके सिलेबस का हो, आप उसका फ़ोटो क्लिक करके आप हमको सेंड कर सकते हैं। ओके, मेरे को अगर फुर्सत मिली तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। ओके, तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। इन क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए और हो सके तो वीडियो को पॉज करके इस सारे क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, ठीक है। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन को क्या करूँगा, डील करूँगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 546 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 542 है, ठीक है, 542 नॉट 546। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको बताया है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे पहले जो रिमाइंडर आ रहा है रेस्पेक्टिवली, उन सारे रिमाइंडर को रेस्पेक्टिव नंबर से क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। घटाने के बाद क्या करना है आपको, उनका HCF निकालना है। जो HCF आएगा, ओके, वो HCF जो आप नंबर सब्सट्रैक्ट करके जो नंबर आया है उनको तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो अगर मान लीजिए उस पार्टिकुलर नंबर में अगर 7 जोड़ेंगे, बोले तो 398 हो जाएगा। डिवाइड लगाएंगे तो 7 रिमाइंडर, उसी तरह यहाँ पे 11 रिमाइंडर आ जाएगा और उसी तरह यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 15 रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर होगा, required positive integer will be HCF of 398 minus कितना 7, 436 minus 11 and 542 minus 15। ओके, कहने का मतलब है दैट इज HCF ऑफ 98 में से 7 घटाइए कितना बचेगा आपका 391, 436 में से 11 घटाइएगा तो बचेगा 425 और 542 में से अगर 15 घटाइएगा तो ये बचेगा 500, आई थिंक ये बचेगा। ओके, अब इनका HCF निकालना है, ठीक है। इनका क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और दूसरा तरीका है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम शायद लेंदी हो जाए आप लोगों के लिए, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही कीजिए इसको, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या करना होता है, 391, 425 एंड 527, ये जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आइए आपके साथ ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक बार तो वैसे मैं कर चुका हूं लेकिन फिर मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको 17 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो 17 से क्या होगा 34 और ये होगा 73 से 51, 7 से करेंगे 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। और फिर 70 से कीजिएगा तो ये 31। ओके, कर लीजिएगा। तो 391 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 17 इंटू 23, 425 को क्या लिख सकता हूँ, 17 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 है, 25 फर्दर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 31 यानी पावर 1111। अब HCF निकालना है। नाउ HCF ऑफ किसका, 391, 425 और 527 क्या हो जाएगा आपका। हमने बोला था कि सबसे पहले ये देख लीजिए कि कॉमन प्राइम कौन कौन है। कॉमन प्राइम कौन है, 17 है केवल, तो कॉमन प्राइम हमने क्या लिख लिया 17 और इसका
लिस्ट पावर की लार्जेस्ट पावर, लिस्ट पावर क्या है आपका 1, तो 1 है तो 1, ओके। इसीलिए वो पार्टिकुलर नंबर क्या होगा 17 होगा। तो 17 से अगर डिवाइड करेंगे 391 को तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, 425 भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और 527 भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन 398 को डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना देगा 7, 436 को डिवाइड कीजिएगा तो 11 एंड 542 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना देगा रिमाइंडर आपको 15। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, जिसमें बोथ इंक्लूडिंग है। क्या है? बोथ इंक्लूडिंग, यानी 1 and 10 भी इंक्लूड कर रहा है, ओके। तो द लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो कि डिविजिबल हो किससे 1 और 10। 1 माने कि 1 से लेके 10 तक जितनी भी संख्या है उन सारे संख्याओं से डिविजिबल है, जहां पे 1 भी शामिल है और क्या शामिल है 10 भी शामिल है। इस क्वेश्चन को तो हम बाद में करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक ऐसा नंबर बताइए, सबसे लिस्ट नंबर। यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं पूछा है, क्या पूछा है? लिस्ट पूछा है। तो मैं एक आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि 2 और 3 से कटने वाला, यानी ऐसा एक नंबर सबसे छोटा बताइए जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो 2 और 3 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा जो नंबर होगा वो क्या होगा? 6 होगा। पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है तो क्या होगा? 6 होगा। आई मीन ये कैसे किया? मान लीजिए अगर मैंने पूछा कि 4 और 3 से, तो आप बोलेंगे 12, यानी इस सिचुएशन में आप क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। तो एलसीएम ही जो होगा वो लिस्ट नंबर होगा जो कि उनसे क्या होगा? डिविजिबल होगा। नहीं तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? एलसीएम ही निकालनी है। यहाँ पे भी क्या करना है? एलसीएम ही निकालना है। तो लिखिएगा द लिस्ट नंबर विल बी एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। चलिए एलसीएम निकाल लें, ओके। अब यहाँ पे 1 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, 1 का तो 1 ही होगा। 2 का क्या होगा? 2 होगा। 3 का क्या होगा? 3 होगा। 4 का हो जाएगा 2 स्क्वायर। 5 का तो 5 का पावर 1। 6 का कितना होगा? 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। 7 का पावर 1। 8 का कितना हो जाएगा? 2 का पावर क्यूब। और 9 का कितना हो जाएगा? 3 का पावर 2। और 10 का कितना हो जाएगा? 2 × 5 यानी 2 का पावर 1 5 का पावर 1। अब आपको क्या लिखना है? एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर इसमें 1 नहीं भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अगर इसमें 1 नहीं भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके आंसर पे। लेकिन अगर 10 नहीं होता तो आपके आंसर पे क्या पड़ जाता? फर्क पड़ जाता, ओके। चलिए आइए देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि 10 के रहने या ना रहने से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता, ठीक है। तो इतना ध्यान नहीं दीजिए आप। चलिए अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि जो प्राइम नंबर आए हैं, ठीक है, उनको पहले लिख लीजिए। तो प्राइम नंबर कौन कौन आया होगा? बेशक 2 3 5 एंड 7 तो आया ही होगा। 1 और 10 के बीच में यही प्राइम नंबर्स हैं, तो यही आए हैं, ठीक है। अब ये जो आए हैं वो मैंने लिख लिया। अब इनका क्या लिखते हैं? लार्जेस्ट पावर। 2 का लार्जेस्ट पावर कितना है आपका? 3 का लार्जेस्ट क्या है? 2। 5 का लार्जेस्ट क्या है? 1। और 7 का लार्जेस्ट क्या है? 1। यही है। अब जो होगा ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 × 5 × 7, ये हो जाएगा 5 2 × 10 और 360 × 7, ये हो जाएगा 7 6 42, 4 3 12, सॉरी 17 का 21 4 25, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2520, ओके। ये होगा आपका पार्टिकुलर नंबर। तो कभी कभी ये सवाल ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप्स का भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। तो याद ही रख लीजिए कि 1 से लेके 10 तक से डिविजिबल होने वाला जो नंबर है वो है आपका 2520, ओके। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी।
चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF। क्या है? फाइंड द HCF ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसका HCF निकालना। HCF का मतलब जानते हैं आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं? तो सबसे पहले तो आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था यूनिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वैसे तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लेकिन हम इसका क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 यही आएगा। कैसे करते हैं चलिए मैं बता देता हूँ अभी के लिए फिलहाल, ठीक है? वैसे इस चीज़ को मैं आपको सिखाऊंगा पॉलिनोमियल में भी और इवन साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ पे जो कुछ भी हो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। तो यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 2। अब 2 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो हिस्सों में ऐसे बांटना है कि जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। और इन्हें ध्यान रहे, साइन बहुत ही मायने रखता है, ठीक है? साइन बहुत मायने रखता है। यहाँ पे -3 ऑब्वियसली लाना है, 2 को ऐसे तोड़ना है। ये 2 नहीं है, एक्चुअली में +2 है। और ये ध्यान रहे कि जिन हिस्सों में तोड़ेंगे आप, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए। ओके, तो मान लीजिए हमने ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया 2 और यहाँ पे ले लिया क्या, 1। तो 2 और 1 लेंगे तो यहाँ पे लेना पड़ेगा मेरे को माइनस, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मेरे को, माइनस। क्योंकि -2 और -1 करेंगे तब जाके क्या होगा, -3 होगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +2। तो यहाँ पे इस बातचीत को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पेयर बना लीजिए। वैसे आपने 8 क्लास में थोड़ी बहुत ज्ञान आपको मिला होगा इसके बारे में, खैर नहीं भी मिला तो हम लोग आगे सीखेंगे। आपने 9th में भी पढ़ा, 8th में भी थोड़ी बहुत बात पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़े तो हम आगे सीख लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे x इंटू क्या होगा, x माइनस 2 और -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस 2। यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो समझिए गलत है। तो यहाँ पे होगा x माइनस 1 और ये x माइनस 2। तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ओके, तो इसका तो फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब फैक्टराइजेशन किसका करना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यानी फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने हैं। तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तब बताइए कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 1 को मैं यहाँ पे लेके गया, मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में क्या है, +3। +3 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे क्या है, -4 है। ओके, और मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों को क्या है, +3 है। तो यहाँ पे क्यों ना हम -3 और -1 ले लें। -3 और -1 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। तो हम -4x को क्या लिख सकते हैं, -3x, या फिर -x माइनस 3x प्लस 3। यानी यहाँ पे पेयर बना लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से 3 बिना सोचे समझे यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस 1, क्योंकि होगा ही होगा, x माइनस 3 x माइनस 1। इस फैक्टराइजेशन के पीछे क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल में, ठीक है? वहाँ पे विस्तार से समझेंगे इसके बारे में कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना है। तो यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज किया x माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 1। ओके, चूंकि हमको HCF निकालना है तो HCF के लिए हमको क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए तो इसका फैक्टर है x माइनस 1 और इसका भी फैक्टर है x माइनस 1। इसीलिए जो HCF होगा, सो HCF ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या होगा, x माइनस 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर है। ओके, ये बात समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 16 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो फिर से वही फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे हम लोग। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और साथ ही साथ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। लिख सकते हैं, यही है ना सवाल। आई होप कि यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 होना चाहिए, मे बी, ठीक है। एक्स टू द पावर क्या है 4 ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 16 पे बात नहीं बनेगी। हो सकता है मैंने गलत उतार लिया हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई होप कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 ही होगा, ठीक है। एक्स का पावर क्या है यहाँ पे 4 है, ओके, नो डाउट, ठीक है ना। तो इस बातचीत को हम लोग एक्स का पावर 4 माइनस 16 है, तो इस बातचीत को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और माइनस लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इस बातचीत को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके। अब इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, लेकिन इसका फर्दर फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर इसी तरह क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके। चलिए कुछ पल के लिए अगर मैं इन सब को प्राइम नंबर मान लीजिए, इन सब को क्या मान लो, प्राइम नंबर मान लो। मान लेते हैं ये P1 है और ये P2 है, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा P1, और ये मान लीजिए क्या है P3 है। ऐसे कुछ नहीं। तो एक बात बताइए, अगर मेरे को एलसीएम लिखना होगा, एलसीएम ऑफ एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स का पावर 4 माइनस 16, तो क्या करना होगा। एलसीएम का होता है, एलसीएम का मतलब होता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, नहीं क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जरा देखिए x माइनस 2 इसमें भी है और x माइनस 2 इसमें भी है, तो x माइनस 2 लेना तो होता है x माइनस 2 चला गया खत्म। फिर x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, यानी x प्लस 2 भी लेना होगा, ओके। तो x प्लस 2 भी गया और x प्लस 2 और जो बच गया उसको भी हम लोग रख लेते हैं, यानी यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 4। ये जो होगा हमारा वो क्या होगा आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एलसीएम, किसकी, एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यानी अल्टीमेटली इस बातचीत को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2 को एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कहने का मतलब है x टू द पावर 4 माइनस 16, यानी अल्टीमेटली HCF क्या होगा इन दोनों का यही होगा, ठीक है। यही आपका है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। ध्यान रहे कि HCF में सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, और LCM में जो कॉमन होता है वो तो नहीं लेते हैं और लास्ट में जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, जरा समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि A है और B है, वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर से, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। साथ ही साथ कुछ इस तरह की जहां पे A ग्रेटर देन क्या है B है, यानी A बड़ा है किससे, B से, ओके। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट वन ऑफ द टू नंबर्स कौन कौन, a प्लस बी बाई 2 एंड a माइनस बी बाई 2 इज ऑड एंड अदर इज इवन। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, जहां पे a आपका बड़ा है किससे, b से, और आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों में से a माइनस बी अपॉन 2 और a प्लस बी अपॉन 2 में से अगर एक इवन है तो दूसरा क्या होगा, ऑड होगा, ओके। चलिए एग्जांपल में समझाते हैं। मान लेते हैं कि एक आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर 7 है और दूसरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपका 17 है, ओके, है ना। इन दोनों को जोड़िए और 2 से भागा लगाइए, ठीक है।
तो कितना आएगा 24/2 यानी कितना आएगा 12। तो 12 अपने आप में क्या है, इवन है। अगर a प्लस बी बाई 2 इवन हो गया तो a माइनस बी बाई 2 क्या होगा, ऑड होगा। तो 17 माइनस 2 कर ले, 70 माइनस 7 कर लेते हैं, अपन क्या कर लेते हैं 2, तो ये होगा 70 में से 7 कितना 10, 10 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। ओके, समझ आ रही बात। एक और पेयर ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 23 और यहाँ पे ले लेते हैं 15 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम जोड़ें और भागा लगाए तो कितना होगा 5 3 8 हो जाएगा और 2 1 3, ओके बाई 2, ये कितना आ जाएगा 19। तो इसको जब मैंने किया तो ये अपने आप में रिजल्ट क्या लाया आपका 19 रिजल्ट आया, मतलब ऑड आया। लेकिन अगर इसी को घटा दें 23 माइनस 15 कर दें, 2 से भागा लगा दें तो कितना आ जाएगा 8/2 यानी कितना आ जाएगा 4, यानी ये क्या आ गया इवन। यानी कहने का मतलब है कि अगर a प्लस बी बाई 2 अगर आपका इवन है तो a माइनस बी बाई 2 क्या होगा आपका ऑड होगा। अगर a प्लस बी बाई 2 अगर आपका ऑड है तो a माइनस बी बाई 2 क्या होगा आपका इवन होगा। इस बात को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ाया था और यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोगों ने सीखा था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आपका 2q+1 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या फिर 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या फिर 6q+1 6q+3 6q+5 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये वाला जो केस है वो कन्वीनियंट है, क्या इस वाले केस पे हम सेटिस्फाई करा सकते हैं इस बात को, कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हमारा a इज इक्वल टू हमारा 2q+1 है तो b जो है हमारा वो मान लेते हैं 2t+1 ले सकते हैं। t कुछ भी हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि एक बात तो तय है कि a ग्रेटर देन b है तो बेशक यहाँ पे जो आपका q होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा t होगा। ये आप एज्यूम करेंगे कि q ग्रेटर देन क्या है t है। अब जरा आइए यहाँ पे a प्लस बी अपॉन क्या कर लेते हैं 2, तो a प्लस बी अपॉन 2 करेंगे तो 2q+1 प्लस 2t+1 बाई 2 होगा। बातचीत क्या होगी 2 होगा, यहाँ पे कॉमन में होगा q प्लस टी और यहाँ पे क्या होगा 2। अगर यहाँ पे भागा लगाएंगे तो ये आएगा q प्लस t+1 आएगा, q प्लस t+1। अब यहाँ पे ना तो मेरे को q के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना ही तो मेरे को t के बारे में इंफॉर्मेशन है। 1 के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 1 आपका क्या है ऑड है, तो ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं है ये बताने को कि ये इवन है कि ऑड है। तो आई मीन इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये बात प्रूफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, हाँ एक हेरा फेरी जरूर कर सकते हैं आप, 2q+1 भी हो सकता है आपका कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर, या फिर 2q+3 के फॉर्म में भी आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 2q+3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 2q+3 और b इज इक्वल टू मान लेते हैं 2q+1। अब यहाँ इस बात से एकदम बिल्कुल तय है ये कि यहाँ पे a ग्रेटर देन है किससे, b से। लेकिन एक कंफ्यूजन अभी भी आपके जहन में होगा कि सर यहाँ पे q दोनों में सेम है, दोनों में सेम है तो बेशक सर आपने 2 कंसेक्यूटिव ऑड लिया है, क्या सर ये 2 कंसेक्यूटिव ऑड के लिए ही होगा, तो यहाँ पे ये बात फंस सकती है। लेकिन ये भी कुछ हद तक सही है। ठीक है, आइए पहले इसको कर लेते हैं। एक और कंडीशन है हम लोगों के पास, ये वाली, ये कंडीशन हम लोग करेंगे। ठीक है, सुटेबल कंडीशन हमारे लिए क्या होगा, यही होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप चीजों को समझें। अब यहाँ पे देखिए जरा, अब यहाँ पे अगर आप a प्लस बी करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो a प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 4q, अब प्लस क्या हो जाएगा 4, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2q+2, यानी ये हो जाएगा 2q+1, यानी ये किस फॉर्म में आ गया, 2m के फॉर्म में आ गया। 2m के फॉर्म में आ गया तो यानी ये क्या हो गया आपका इवन है। चलिए, अगर a प्लस बी बाई 2 इवन है तो a माइनस बी बाई 2 हो क्या होगा आपका ऑड होगा, होगा ही होगा। देख लेते हैं, 2q से 2q कीजिएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 बाई 2 कितना होगा 1, और 1 क्या है आपका ऑड है, 1 क्या है ऑड है। तो कुछ हद तक तो ये सही है, कुछ हद तक ये सही है, लेकिन यहाँ पे आप q को लेके, ठीक है, कंट्राडिक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन किंतु परंतु आ जाएगा यहाँ पे q को लेके, इसीलिए मैं इस केस को सही नहीं मान रहा हूँ। मैं अपना केस ले रहा हूँ कि
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 4q + 1 4q + 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर वो ऑड है तो लिखेंगे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू EDL any odd positive integers a and b can be क्या क्या हो सकते हैं। a = मैं ले लेता हूँ 4q + 1 और 4q + 3 और b ले लेता हूँ 4t + 1 और 4t + 3। ओके, ये बात हो सकती है 4q + 1 और 4q + 3 और b क्या हो सकता है 4t + 1 और 4t + 3 हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन में ये पहले तय कर दिया गया है कि a > b तभी a - b होगा। अगर b > a होता तो यहाँ पे b - a होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं हो रही है। ये नहीं सोचेगा क्या नेगेटिव इंटीजर के लिए वैलिड है कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ क्या पढ़ना है पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। a > b है, अगर a > b है तो हमको क्या मानना पड़ेगा कि q जो है यहाँ पे मानना पड़ेगा वेयर, लिखना पड़ेगा सिंस a > b सो वी एज्यूम यहाँ पे q को हम क्या मान लेते हैं t। जब q को हम t मान लेंगे तो बेशक 4q + 1 बड़ा होगा किससे 4t + 1 से, 4q + 1 भी शायद बड़ा हो सकता है किससे 4t + 3 से, पॉसिबिलिटी है। 4q + 3 बड़ा होगा किससे 4t + 3 से और 4q + 3 भी बड़ा होगा किससे 4t + 1 से। अब रही बात केसेस कितने बनेंगे, केसेस, नंबर ऑफ केसेस की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ केसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। केस कितना बनेगा, अगर मैं a को, अगर देखिए अगर मैं a को 1 मान, इसको मैं a मान लूं, ठीक है, और इसको मैं b मान लूं, एक केस तो ये हो गया पहला केस, नहीं दूसरा केस ये हो सकता है, नहीं दूसरा केस क्या हो सकता है ये a हो जाए और ये क्या हो जाए b हो जाए, यानी मैं लिख रहा हूं साफ साफ a अगर मैं ले लूं 4q + 1 और b कितना ले लूं मैं 4t + 1, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये ले लूं 4q + 1 और ये ले लूं मैं 4t + 3, ये भी हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि मैं ले लूं 4q + 3 एंड ले लूं 4t + 1, ये हो सकता है, और एक मैं ले लूं 4q + 3 और क्या ले लूं 4t + 3, ये भी हो सकता है। यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे आपके 4 केसेस होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे 4 केसेस। हर केसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम केस 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं केस 1। केस 1 लेंगे तो केस 1 में हम दिखाएंगे a + b/2 और a - b/2। a + b/2 करेंगे तो जोड़िए जरा a + b/2, देखिए 4 4 कॉमन हो जाएगा, 4 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा q + t और 1 1 क्या हो जाएगा 2, 1 1 क्या हो जाएगा 2, बाई क्या कर लेंगे 2। तो अगर काटिएगा छाटिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 1 हो जाएगा, यानी बचेगा 2q + t + 1। यानी इस कहने का मतलब है कि a + b/2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एज ए रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी कहने का मतलब कि ये क्या है आपका ऑड है, क्या है ऑड है, ओके। अगर उसी तरह मैं a - b/2 लूं तो 4 × q - t हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा 0, अपन क्या कर देंगे 2 करेंगे तो फाइनली क्या आएगा 2 × q - t। अब 2 × समथिंग आया, यानी किस फॉर्म में आ गया ये 2m के फॉर्म में आ गया, 2m के फॉर्म में आया तो बेशक ये क्या है आपका इवन है, ओके। आई होप कि बात आपको समझ में आ रही होगी। उसी तरह मैं दूसरा केस ले रहा हूं केस 2, उसी तरह मैं दूसरा केस ले रहा हूं केस 2 अगर ले लें, अगर मैं केस 2 की बात करूं तो केस 2 में आपका a होगा 4q + 1, यानी a + b/2 की बात करें तो 4q और 4t तो है ही, चलिए 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे q प्लस क्या हो जाएगा t और जोड़िएगा 1 + 3 तो कितना आएगा 4, अब अटे क्या करना है 2, तो फाइनली ये जो बात होगी 2 × q + t + 2, यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये तो होगा नहीं भाई कभी, तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं q + t + 1 हो सकता है कि नहीं। 2 कॉमन लेंगे तो q + t और यहाँ पे क्या मिलेगा 1, ये किस फॉर्म में आ गया आपका 2m के फॉर्म में, ये क्या है आपका इवन है, क्या है इवन है, नहीं तो a - b वाला बेशक क्या होगा ऑड होगा। चलिए देखते हैं, अब a - b/2 की बात कर लेते हैं। a - b/2 करेंगे, देखिए 4q 4t, तो 4 कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा q - t और 1 में से 3 करेंगे तो 1 में से 3 करेंगे तो -2 होगा, क्या होगा -2 और अपन क्या कर लेंगे 2,
तो ये बात जो होगी ये होगी 2 इंटू क्यू माइनस टी माइनस 1, यही होगा यहाँ पे 2 इंटू क्यू माइनस टी माइनस 1 होगा। अब एक बात जहन में आ रहा होगा आपको, तो ये फॉर्म तो हो गया 2m माइनस 1 का फॉर्म हो गया। नहीं, अब बोलेंगे सर ये तो इवन है या ऑड है, तो जी बेशक ये ऑड है। क्या है? ऑड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो है 2m क्या है आपका? इवन है, और 1 क्या है आपका? ऑड है। इवन में से ऑड घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा आपका? ऑड ही आएगा। कोई भी इवन हो, कोई भी इवन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इवन 16 ले लिया और यहाँ से हमने ऑड घटा लिया 7, तो कितना बचेगा? 9। क्या? 9। क्यों? क्योंकि 16 इज इक्वल टू क्या होगा? 9 प्लस 7। क्यों? आपको भी पता है कि ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या होता है? इवन होता है। तो इवन माइनस ऑड क्या होगा? ऑलवेज ऑड। तो ये क्या है आपका? ऑड है। ठीक है, अब ये केस हो गया। सेम लाइक ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसमें कितने केसेस बनेंगे? 4 केसेस बनेंगे, और इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाला केस लेते हैं 2q प्लस 1 और 2q प्लस 3 वाला, तो इस केस में लेकिन किंतु परंतु हो सकता है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे a और b क्या है? डिफरेंट नंबर्स है, और इस बात से ये तय हो रहा है कि ये दोनों के दोनों क्या है? कंसेक्यूटिव ऑड्स है। तो केवल कंसेक्यूटिव ऑड्स के लिए नहीं सही है, बल्कि किसी भी 2 ऑड के लिए सही है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर हमने 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? बोल रहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form 8q plus 1। किस फॉर्म में होगा? 8q plus 1 के फॉर्म में होगा। आपको ये शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में है? 8q plus 1 के फॉर्म में। आप एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू EDL, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर can be expressed in the form of 2q plus 1। ये तो जानते करते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू 2q plus 1, ये ले लिया हमने। a इज इक्वल टू क्या ले लिया? 2q plus 1। लेकिन हमको इस नंबर को नहीं, बल्कि इसके स्क्वायर को किस फॉर्म में दिखाना है? 8q plus 1 के फॉर्म में दिखाना है। किस फॉर्म में दिखाना है? 8q plus 1 के फॉर्म में दिखाना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2q plus 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी ये वाली चीज हो जाएगी, ये हो जाएगी 4q स्क्वायर। ओके, और 4q स्क्वायर प्लस 4q plus 1, यही होगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो 4 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? q स्क्वायर प्लस 1, q स्क्वायर प्लस q plus 1। लेकिन यहां से तो बात बनी नहीं। तो आप सोच रहे होंगे क्यों ना सर हम लोग 4q वाला केस ले लें। देखिए 4q वाला केस भी हो सकता है, लेकिन 4q plus 1, 4q plus 3, वहां पे आपको कितने केसेस मिल जाएंगे? 2 केसेस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही केस में आपको करके दिखा रहा हूँ, एक ही केस में हो जाएगी यहाँ पे बात। यहाँ पे हम इस बातचीत को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू q plus 1 लिख सकते हैं। 4 इंटू इस q स्क्वायर प्लस q को हम q इंटू q प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये रहा आपका प्लस 1। ऐसे हो सकता है। अब यहाँ पे आप आराम से देखें कि अगर कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो, q प्लस 1 आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होता है हमेशा क्या होगा आपका? बशर्ते ध्यान रहे कि ये क्या है? 0 नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रहे कि q यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि q 0 नहीं है। अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे q प्लस 1 आपके क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, और हमेशा क्या होगा आपका? इवन होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20। ये 6 12 20 सारे के सारे क्या है? इवन है।
क्या है, इवन। तो ये जो होगा q इंटू क्यू प्लस वन भी आपका क्या होगा, इवन होगा। तो इसको मैं 4 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 2m प्लस वन, यानी ये हो गया 8m प्लस वन, 8m प्लस वन। लेकिन आपको मान लीजिए यहाँ पे 8q प्लस वन ना देके किस फॉर्म में लिखने के लिए कह दिया, 8m प्लस वन के फॉर्म में। तो ये आ गया 8m प्लस वन। आई होप कि ये बात समझ रहे होंगे। यहाँ पे लिखिएगा सिंस q इंटू क्यू प्लस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, वेयर वी लेट क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। हम ये मान के चल रहे हैं कि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है, तो ये बात हो जाएगी। ओके, मान लीजिए कि ये बात आपको मान लीजिए अच्छी नहीं लगी कि सर यहाँ पे तो आप मान रहे हैं कि क्यू जीरो नहीं है, आपके मन में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो आप बताइए कि इस ए को आप क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस वन और 4q प्लस थ्री लिख सकते हैं कि नहीं, बेशक लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर की जगह होगा 16q स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 8q प्लस क्या हो जाएगा 1, और अगर इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 होगा। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 8 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 8m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे भी आप क्या कर लीजिए, इस 9 को क्या लिख लीजिए, 8 प्लस 1 लिख लीजिए, तो 8 हो जाएगा। तो 8q स्क्वायर प्लस 3q प्लस क्या हो जाएगा आपका 8 है तो 1 का 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1। तो इस बातचीत को पूरे को क्या मान लीजिए आप, m मान लीजिए। तो 8m प्लस 1, 8m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे करना होगा तो यहाँ पे एक आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जहाँ पे q इंटू क्यू प्लस वन जो प्रोडक्ट है किसके, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के, जहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि q हमारा जीरो नहीं है। ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं हम। समय बढ़ रहा है, ठीक है, वीडियो काफी शायद लंबी ना हो जाए, देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है 5q प्लस 1, ठीक है, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसी फॉर्म में होगा। इसी फॉर्म में करने का मतलब मान लीजिए कि 5m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 5t प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 5l प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 5n प्लस 1 के फॉर्म में होगा। मतलब कि जो भी होगा इसी के फॉर्म में होगा, ये कहने का मतलब है। तो करेंगे क्या, सिंस a इज इक्वल टू 5q प्लस 1 इट इज गिवन है नहीं, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 5q प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, 5q प्लस 1 का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का क्यूब स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन 5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। इस पूरे बातचीत को हम 5m प्लस 1 लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका वेयर m इज इक्वल टू क्या है 5q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये उसी फॉर्म में आया, यानी कोई भी अगर नंबर 5q प्लस 1 के फॉर्म में है तो बेशक उसका स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, 5m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ओके, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, जो है वो है 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर जो 6q प्लस 5 के फॉर्म में है वो 3q प्लस 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, जो 6q प्लस 5 के फॉर्म में कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो 3q प्लस 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे q नहीं देना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे q ना दे के यहाँ पे इसको m देना चाहिए था, या फिर m देना चाहिए था, कुछ और देना चाहिए था। खैर मतलब चीज़ों को समझने से है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सिंस a इज इक्वल टू 6q प्लस क्या है 5 है, इट इज गिवन, क्या है, इट इज गिवन है। तो a को हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, 3q प्लस 2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में, 3q प्लस 2 के फॉर्म में। आप इसको हो सके तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, 3m प्लस 2 कर लीजिए, ठीक है, बेहतर होगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन में कोसेंट सेम नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे q और q देने का मतलब है कोसेंट क्या है, सेम है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि अदर फॉर्म में कन्वर्ट करें और कोसेंट सेम हो, नहीं, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे 3m प्लस 2। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन बुक में यही था,
मैंने भी क्वेश्चन बुक ही से लिया, लेकिन बेशक उसको क्या कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो a इक्वल टू हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अच्छा बताइए आप, 6 प्लस हम इसको 3 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बेशक लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 3 एज ए कॉमन चाहिए। तो 3 एज ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2³ + 1 और यहाँ पे हो गया 2। तो अब बताइए 3m + 2 हो गया, बोलिए यहाँ पे a क्या आ गया, 3m + 2 के फॉर्म में आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका कन्वर्स नहीं संभव है, कन्वर्स संभव नहीं है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मान लीजिए कि अगर मैं q = 1 ले लूँ, q = क्या ले लूँ, 1, तो q = 1 लूंगा तो ये हो जाएगा आपका 11। क्या हो जाएगा, 11। और 11 को मुझे पता है कि 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 × 3 + 2। ओके, मान लीजिए अगर मैं q = 2 ले लूँ, तो q = 2 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 को मुझे पता है कि मैं लिख सकता हूँ 3 × 5 + 2, यानी 3m + 2, 3m + 2। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं m = 3 ले लूँ, m = क्या ले लूँ, 3 ले लिया, चाहे m = 3 ले ले ना, m = तो 3, तो 3 पे तो संभव हो सकता है। लेकिन अगर मैं m = मान लीजिए कि यहाँ पे 6 ले लूँ, क्या ले लूँ, 6, m = क्या ले लूँ, 6, तो m = 6 लूँगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। 3 × 6 = 18 और 2 20। 20 को अगर आप 6 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, 6 × 3 + 2, यानी ये किस फॉर्म में होगा, 6³ + 2 के फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 6³ + 5। अब इन कहने का मतलब है कि 6³ + 5 को हम लोग 3m + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स संभव नहीं है, ठीक है, इसका कन्वर्स संभव नहीं है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, वो बोल रहा है कि यहाँ पे a एंड b जो है वो आर ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स। ओके, देन सो दैट a² - b² is a composite, is a composite। ओके, एक बात बताइए हमको, ऑड प्राइम है, ठीक है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा मतलब नहीं है मेरे को उस ऑड प्राइम है, तो प्राइम से ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब मेरे को किससे है कि a और b आपके क्या है, ऑड है। अब जब आपके a और b ऑड है तो अकॉर्डिंग टू ईडीएल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईडीएल a and b can be expressed as, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, किए जा सकते हैं। a = मैं लिख सकता हूँ 2m + 1 और b = लिख सकता हूँ 2n + 1, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि a और b दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए मेरे को m और n भी क्या लेना पड़ा, डिफरेंट लेना पड़ा, क्योंकि क्वोशिएंट अलग आएगा कब, जब नंबर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों, चूंकि या सिंस a and b आर ऑड पॉजिटिव प्राइम, ऑड पॉजिटिव प्राइम, प्राइम से ज्यादा मतलब नहीं, मतलब है किससे, ऑड से। ऑड है तो इस फॉर्म में लिखा ही जा सकता है, और आपको पता है कि 2 को छोड़ करके, 2 को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके प्राइम से सारे ऑड है, तो सारे के सारे किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब हमको ये शो करना है कि a² - b² कंपोजिट है। अच्छा एक बात बताइए, कंपोजिट कोई नंबर कब होता है, कंपोजिट कोई नंबर तब होगा जब उसके पास कितने फैक्टर हों, मोर देन 2। तो यही बात दिखा देंगे यहाँ पे कि a² - b² हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कैसे, आइए देखिए। अब एक बात बताइए कि a² - b², यहाँ पे तो a हो गया, ये b हो गया, सो a² - b² = क्या होगा, a + b और a - b, बेशक होगा। अब a + b और a - b, a + b की वैल्यू कितनी होगी, आप ही बताइए। ये हो जाएगा 2m + 1 + 2n + 1, ये होगा, और ये हो गया 2m + 1 - 2n - 1, यही होगा ना। तो यहाँ पे जरा बताइए 2m, चलिए ठीक है, 2m + 2n, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बहुत खूब। 2m - 2n, यानी ये हो गया 2m - 2n, ये 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 × 2, ओके, और इनटू क्या होगा, m + n + 1, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो m + n + 1, और यहाँ बचेगा m - n, होगा m -
n, ठीक है। अब यहां पे हियर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हैज फैक्टर 4 फैक्टर है, ठीक है, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कोई नंबर अपने आप में होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका डिविजिबल होगा ही, साथ ही साथ 1 से भी डिविजिबल होगा, और किससे डिविजिबल हो रहा है, 4 से डिविजिबल हो रहा है। सो हियर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हैज फैक्टर 4 अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज अ कंपोजिट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहा 9। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 10, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सो दैट there is no positive integer n for which root n minus 1 plus root n plus 1 is a rational, okay। आपको ये बताना है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा n का जहाँ पे n आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए क्या हो जाए, रैशनल हो जाए। इस बात को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, ओके। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए कि अगर रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 अगर आपका रेशनल है, क्या है, तो रेशनल होने के लिए इसको भी रेशनल होना पड़ेगा और इसको भी रेशनल होना पड़ेगा। नहीं, इन दोनों को एक साथ कंबाइन की बात करें, अगर ये रेशनल है तो इसको ये रेशनल तभी हो सकता है जब ये भी रेशनल हो और ये भी रेशनल हो। अगर आपका रूट n माइनस 1 अगर आपका रेशनल है, क्या है, रैशनल या रैशनल जो भी समझना समझिए, और रूट n प्लस 1 भी क्या हो आपका, रैशनल हो, तभी ये बात होगी। नहीं, यानी ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। अगर रैशनल है तो कहने का मतलब है कि n माइनस 1 और n प्लस 1, n माइनस 1 एंड n प्लस 1 आपके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होता है तभी तो रिजल्ट देता है रैशनल। मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर के डेफिनेशन में, ओके। तो n माइनस 1 और n प्लस 1 क्या होने चाहिए, आपके परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। अब जरा बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है, क्या कोई ऐसे दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो? चलिए देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर की ही बात हो रही है तो आइए बताइए हमको, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। चलिए आगे की बात छोड़िए, आगे तो और डिफरेंसेस आते चले जाएंगे, बड़े लंबे लंबे डिफरेंस आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, कम से कम एटलीस्ट कितना होना चाहिए, यहाँ पे तो 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका 9, एटलीस्ट कितना डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 3 डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, ओके। क्या डिफरेंस आ रहा है, 2। तो इस बात को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग ये दिखा दें कि n माइनस 1 और n प्लस 1 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। n माइनस 1 और n प्लस 1 को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर दिखा दें तो हमारा जो बात होगा वो क्या कर जाएगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। और कंट्राडिक्ट कर जाएगा तो मतलब ये रैशनल नहीं बल्कि क्या है, इरेशनल है, या फिर कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है n का जिसके लिए क्या हो जाए, रैशनल हो जाए। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं जी, एज्यूम करते हैं और अपने ही एजम्पशंस को क्या करते हैं, गलत साबित करते हैं। तो मान लेंगे इफ इट इज पॉसिबल, then we assume there is n for which root n minus 1 plus root n plus 1 is a rational। मान लेंगे, अगर ये संभव है तो हम मान लेंगे, ठीक है, कि वहां पे कोई n है जिसके लिए रूट n माइनस 1 और रूट n प्लस 1 क्या है, रेशनल है। तो रेशनल के डेफिनेशन से आप बताइए कि अगर वो रेशनल है तो सो रूट n माइनस 1 प्लस
रूट एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं और क्यू आपका जीरो नहीं है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बाकी सारा कंडीशन आपको पता है। क्या पता है कि P और Q बिलोंग्स टू I, Q नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, नहीं, ठीक है। अब हमको ये दिखाना है कि यहाँ पे n-1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और n+1 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू आना चाहिए, पार्टिकुलर सिंगल वैल्यू आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 है। क्या इस बातचीत को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट n-1 प्लस रूट अपॉन 1 अपॉन रूट n-1 प्लस रूट n+1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q अपॉन p। ओके, अब क्या करेंगे, नीचे रूट है, इस रूट को क्या करेंगे, हटाएंगे, यानी इसके लिए क्या करेंगे, इरेशनल माने रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा। क्या होगा, इसका कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब कुछ नहीं, बशर्ते बीच में साइन बदल चेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा रूट n-1 माइनस रूट n+1, यानी ये बातचीत जो होगी बराबर क्या हो जाएगा, q/p। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा रूट n-1 माइनस रूट n+1 बटा में, देखिए नीचे करना भूल गए थे, n-1 माइनस n+1। यहाँ पे तो ये हो गया 1 इंटू समथिंग होता है, और a+b और a-b, यानी क्या होगा यहाँ पे n-1 और माइनस n-1, यही होगा। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हुआ, n-1 माइनस n-1, यानी यहाँ पे तो बात जीरो हो जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। n-1 और n+1 यहाँ तक तो हमने ठीक ही किया है, यहाँ भी हमने ठीक ही किया है, यहाँ पे भी हमने ठीक ही किया है, a+b और यहाँ पे a-b। ये काम करते हैं, इसको हम बदल के लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, n+1 और यहाँ पे n-1 कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर बड़ी होगी और ये नंबर जो होगी n-1 वाली क्या होगी, छोटी होगी। ओके, ये बात सही है। अब ये जो बातचीत होगी पूरी ऐसे हो जाएगी, रूट n+1 माइनस रूट n-1। ओके, और यहाँ पे बातचीत होगी आपकी रूट तो हट जाएगा ना, a+b और a-b, तो a² माइनस b², यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका n+1 माइनस n+1, यानी n कैंसिल हो जाएगा, 1 1 क्या बचेगा, 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रूट n+1 माइनस रूट n-1 बटे 2 बराबर हो गया आपका q/p। यानी कहने का मतलब है कि रूट n+1 माइनस रूट n-1 इज इक्वल टू 2q+p। ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से पार्टिकुलर हम क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। अगर एक बार जोड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये सिर्फ, और एक बार घटा देंगे तो घटाएंगे तो हमारा कौन क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1+2, ठीक है। 1+2 करेंगे तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट n-1 है प्लस रूट n+1 है, और इसको जोड़ना है तो जोड़िएगा, देखिए माइनस से और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये और ये बचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट n+1। अब यहाँ पे p अपॉन q प्लस क्या बचेगा आपका, 2q/p। ओके, p/q प्लस 2q/p। अब इस बातचीत को आप ऐसे लिख सकते हैं, n+1 बराबर ये हो जाएगा p² प्लस 2q² बटा में 2pq, यही होगा ना। 2 को इधर लाया, पहले इसको जोड़ लिया मैंने, जोड़ने के बाद की बात की प्रोसेस है, 2 बाद में लाया। अब यहाँ पे बताइए कि ये जो है रेशनल है, क्यों रेशनल है, क्योंकि p भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, q भी इंटीजर, तो इनका जो अलजेब्राइक ऑपरेशन होगा वो अपने आप में क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हर एक इंटीजर अपने आप में क्या है, रेशनल है, या फिर रेशनल भी हो सकता है। तो ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। हियर p² प्लस 2q² अपॉन 2pq इज अ रेशनल, सो रूट n+1 इज अ रेशनल, तो रूट n+1 इज अ रेशनल। ठीक इसी तरह आपका सिमिलरली अगर आप कीजिएगा, क्या करना होगा आपको, 1 - 2 करना होगा। क्या करना होगा, 1 - 2। अगर 1 - 2 करेंगे
तो यहाँ पे आएगा रूट n-1 इज अ रेशनल, n-1 इज अ रेशनल। ओके, तो रूट n+1 भी रेशनल है, रूट n-1 भी रेशनल है, यानी it is possible only when, it will be possible only when, it will be possible only when, ये संभव तभी है if n+1 and n-1 be perfect square, क्या होने चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है? दैट इज टू परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज यहां पे लिख लेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एनी टू परफेक्ट स्क्वायर, एनी टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर differ by at least 3, not 2। तो यहाँ पे हमने लिखा it will be possible only when if n+1 and n-1 will be perfect square, but it is not possible because any two consecutive perfect square differ by at least 3, not by 2। So our assumption is wrong, यानी यहाँ पे कोई ऐसा n संभव नहीं है जिसके लिए क्या हो? रेशनल हो। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार इक्वेशन को जोड़ देना है, एक बार इक्वेशन को घटा देना है, ये भी इसको भी रैशनल लाना है, इसको भी रैशनल लाना है, और इसकी बात तो मैंने शुरू में कर ही ली थी। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, हमारा लगता है क्वेश्चन सेशन खत्म हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेना चाहूँगा जनरल नॉलेज के लिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए, चलिए, मैंने आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन लिया। ठीक है, आपको इनमें से एक क्वेश्चन को क्या है, इन चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन क्या है आपका सही है, उसको टिक आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चले। ठीक है, क्वेश्चन की ओर ले चले। यहाँ पे दिया हुआ है कि a + b × p का पावर 1/3 + c × p का पावर 2/3 अपने आप में क्या है? 0 है। इन तीनों का सम क्या है? अपने आप में 0 है। और साथ ही साथ आपको ये भी दिया है कि a, b, c, p, r क्या है? आपके रेशनल्स नंबर है। अगर रेशनल नंबर्स हैं जहां पे p दिया हुआ है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर ये p परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये p परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो बेशक ये वाला जो पोर्शन है क्या है? इरेशनल, और ये वाला पोर्शन भी क्या है? इरेशनल। नहीं, ये वाला भी पोर्शन क्या है? इरेशनल, और ये वाला भी पोर्शन क्या है? इरेशनल। और b एंड c अगर आपके रैशनल्स हैं तो ये वाला पोर्शन भी क्या है? इरेशनल, और ये वाला भी पोर्शन क्या है? इरेशनल। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इन तीनों का सम क्या है? 0 है। यानी बेशक हो ना हो, ये 0 तभी होगा जब इन दोनों का सम क्या हो जाए? 0 हो जाए, और यहाँ a भी क्या हो? आपका 0 हो, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि कभी भी रैशनल और इरेशनल का सम 0 नहीं होगा। ये तभी होगा जब ये वाला पोर्शन भी आपका क्या हो? 0 हो, और रैशनल जो दिया हुआ है a, वो भी क्या हो? 0 हो। यानी ये बात तो तय होगी कि a आपका क्या है? 0 है। ओके, साथ ही साथ ये वाला पोर्शन भी आपका क्या है? 0 है। यानी कहने का मतलब है bp 1/3 + c p का पावर 2/3 भी अपने आप में क्या है? 0 है। क्योंकि जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक ये पूरी बात अपने आप में 0 नहीं होगी, जब आपका a क्या हो जाए? 0 हो जाए। ओके, तो यानी ये भी क्या है? 0 है। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? p 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा b प्लस यहाँ बचेगा c p का पावर 1/3। ओके, बराबर क्या हुआ? 0 हुआ। अब चूंकि आप जानते हैं कि p आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, p अगर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्यूबिक रूट p जो होगा वो अपने आप में क्या होगा? इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल। क्यों होगा? क्योंकि मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई थी कि अगर nth रूट हो m, अगर यहाँ पे रूट कौन सा हो? nth रूट हो, और यहाँ पे क्या हो? m हो, बशर्ते अगर m आपका m नॉट शुड बी nth पावर, m जो हो अगर nth पावर नहीं होना चाहिए। अगर ये m nth पावर हो जाएगा तो ये जो पूरी बातचीत होगी अपने आप में क्या हो जाएगी? रैशनल हो जाएगी। अगर nth पावर नहीं होगा तो ये अपने आप में क्या होगा? इरेशनल। इसीलिए यहाँ पे p/1/3 अपने आप में क्या है? इरेशनल है। ये तो इरेशनल है, कभी भी 0 नहीं होगा। p का पावर 1/3 कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि p यहाँ पे क्या है? आपका कोई रैशनल है।
और ये इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इरेशनल होते हुए क्या हो? जीरो हो। ठीक है, ओके। तो ये जीरो नहीं है, यानी ये वाला टर्म क्या है? आपका जीरो है। यानी कहने का मतलब है कि b प्लस सी p का पावर 1/3 क्या होगा? जीरो होगा। तो ये वाला पोर्शन भी आपका क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। और ये क्या है? रेशनल है। रेशनल प्लस इरेशनल जीरो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक ही बात पे जीरो हो सकता है, जब ये वाला भी क्या हो? c का पावर 1/3 भी क्या हो? सॉरी, c इंटू पी का पावर 1/3 भी क्या हो? जीरो हो। और साथ ही साथ b भी आपका क्या हो? जीरो हो। यानी यहाँ से दो बात सामने आई। पहली बात सामने आएगी a बराबर जीरो, दूसरी बात सामने आएगी b बराबर जीरो, और साथ ही साथ तीसरी बात जो है वो ये आ रही है कि cp 1/3 बराबर क्या है? जीरो है। अब आप हमको बताइए, ये रहा आपका इरेशनल और ये रहा आपका रेशनल। रेशनल इंटू इरेशनल कभी भी जीरो नहीं होता। रेशनल इंटू इरेशनल कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन ये तभी हो सकता है जब ये आपका c क्या हो? जीरो हो। मैंने ये बात कर लिया है, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। ठीक है, कि रेशनल इंटू इरेशनल हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है, लेकिन जीरो तब होगा जब ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और जीरो तब नहीं होगा जब ये क्या हो? नन जीरो हो। मैं ये बात आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे इस पूरी बातचीत को जीरो होने के लिए सी भी क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। यानी यहाँ पे सी भी आपका क्या है? जीरो है। फिर से एक बार देखिए जरा, अगर सी जीरो होता है तो ये वाला पोर्शन जीरो, क्योंकि पी तो इरेशनल है। अगर बी जीरो होता है तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा? जीरो। और ए भी आपका क्या होगा? जीरो। यानी जीरो प्लस जीरो ही क्या होगा? आपका जीरो होगा। इसीलिए ए बराबर क्या हुआ? जीरो, बी बराबर क्या हुआ? जीरो, और सी बराबर जीरो। यानी तीनों के तीनों अगर जीरो होंगे तभी ये बात जो होगी जीरो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कहने का मतलब इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको रियल नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी करा दिए, टाइप वाइज हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ठीक है, और मैंने आपके सिलेबस के हिसाब से वो सारी चीज़ें पढ़ा दी है जो आपके सिलेबस में है। अगर फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता ही है, मैंने बताया भी, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 9155421345। ठीक है, 1345। इस पे भी आप अपना डाउट भेज सकते हैं हमको। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जैसे ही मेरे को समय मिलती है, फुर्सत मिलेगा तो बेशक मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिलेबस का क्या होता है? द एंड होता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे तो हमारा अलजेब्रा का पहला टॉपिक होगा, वो होगा आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ये थोड़ी सी समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे पॉलिनोमियल को लेकर के, तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।